अस्सलाम वालेकुम डियर क्लासमेट्स। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की थी, तो हम ऐसे करते हैं कि पहले उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि उसमें हमने क्या किया था। एक तो हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है कि उसके कुछ एक्सियम्स होते हैं जिनको सेटिस्फाई करता है वेक्टर। और फिर हमने नल वेक्टर के बारे में भी रीड किया था, और उसके बाद में हमने फ्री वेक्टर वो पढ़ा था। तो मैं कैंडिडेट से ये पूछना चाहता हूँ कि नल वेक्टर क्या होता है। क्या कोई इसके बारे में बता सकता है नल वेक्टर? आशु भाई, अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वेक्टर नल वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड जीरो हो तो जरूरी नहीं कि मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड जरूरी हो। हाँ, ये तो है ना कि अगर नल वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो जरूर जीरो होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हम कहते हैं कि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो इस बारे में इस तरह से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये नल वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आखिर ये नल वेक्टर है क्या? हम कैसे कह सकते हैं कि ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या है? इसके तीनों कंपोनेंट जीरो होते हैं ना, तो ये ओरिजिन पे होता है, इसमें तो डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं होगी इसकी? आई थिंक ऐसा ही है। मैंने सही से रीड नहीं किया, वैसे मैं मतलब अपना आइडिया यूज कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा है। बात यह है कि हमने प्रूव कोई ऐसा आपके पास कोई आइडिया है कि जिससे ये प्रूव हो सके कि ये नल वेक्टर है वाकई? नहीं, फिलहाल तो वैसे इसका तो भी मेरे हम को नहीं आ जैसे कि वो तो हमें पता है कि क्या कहते हैं कि जो नल वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, उसके कंपोनेंट भी सारे जीरो होते हैं। क्या हमारे पास रहा। कोई ऐसा प्रूफ मौजूद है? क्या हम कुछ ऐसा यहाँ पर बता सकते हैं कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये वाकई नल वेक्टर है और ये वाकई वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, फिलहाल मेरे जहन में ऐसा कोई नहीं आ रहा है। हमने ये हाँ। पढ़ा है कि वेक्टर ना क्या है? चार तीन एक्सियम्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर हमने वेक्टर के थ्री एक्सियम्स पढ़े हैं। एक तो यह है कि दो वेक्टर तभी, अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो उनके करस्पोंडिंग जो एलिमेंट वाइज जो होते हैं कंपोनेंट वो इक्वल होंगे। और सेकंड एक्सियम ये है कि अगर किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके सारे कंपोनेंट्स को वो स्केल कर देता है। और थर्ड एक्सियम जो इम्पोर्टेंट एक्सियम है वो हमने ये पढ़ा था कि अगर टू वेक्टर्स को क्या किया जाए, प्लस किया जाए तो वो हमें एक वेक्टर ही देता है। तो अगर हम कोई ऐसा वेक्टर लें और उसी का अगर नेगेटिव वेक्टर लें, उनको जब हम ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? डेल वेक्टर ही आएगा। नल वेक्टर, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो नल वेक्टर है वो इन सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दो वेक्टर थे ना हमारे पास, उनको तो हम वेक्टर मानते हैं, उनको ऐड करने से भी एक वेक्टर ही आएगा। बिल्कुल है। आप तो हम मतलब इस एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। जी जी, हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये वाकई वेक्टर है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइजेज थी, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज। फ्री वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्री वेक्टर क्या होता है। फ्री वेक्टर ये है कि मतलब कोई भी फ्रीली अगर हम कोई वेक्टर ले लें स्पेस में, तो उनके दो कंपोनेंट्स जो हैं उनका डिफरेंस निकाल लें तो वो हमारे पास जो वेक्टर होता है वो फ्री वेक्टर होता है। और अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की, कि पोजीशन वेक्टर हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई हमारे पास अगर पॉइंट है स्पेस में, जैसे ये पी पॉइंट है, तो इससे ये जो हमारे पास पी पॉइंट है ये वाला, इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो विद रेस्पेक्ट टू यहाँ से मतलब ये है कि जो हमारे पास ओरिजिन होगा
वहां से लेकर वहां तक अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें तो इसके पोजीशन को जाहिर करती है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये रिस्पेक्ट टू ओ जो पोजीशन होगी ए की, इनके दरमियान में जो क्वांटिटी होगी जितनी, वो क्या कहलाएगी, वो वेक्टर कहलाएगी, वो पोजीशन वेक्टर होगा। इसी तरह यूनिट वेक्टर की हम बात की थी कि, अच्छा आप मुझे कुछ ये बता सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फिक्स हमें होते हैं ना जरूरत अलग क्या है एक्स यूनिट वेक्टर की? एक्सिस के अकॉर्डिंग। आशी भाई मेरे ख्याल में ये फिक्स होते हैं एक्सिस के लिहाज से। वो तो है ना, एक्सिस पे होते हैं, वो तो एक्सिस की होते हैं, लेकिन ये है कि एक्सिस का, एक्सिस पे होते क्यों है, मतलब इनकी जरूरत क्यों होती है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बस। यार मैं आपको कैसे नहीं समझ सका, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जैसे कि हम अगर हैं? ये कंपोनेंट्स ही कह लें, जैसे कि यूनिट वेक्टर यहाँ पर आई हैट है, और यहाँ जे हैट है, और यहाँ के हैट है। बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहे हैं? एक्सिस को, मतलब अगर एक वेक्टर का जो मतलब जो आई का वो होगा ना, वो पहला एक्स वाला कंपोनेंट होगा, वो आई उसकी डायरेक्शन आई एक्सिस वो होगी ना, क्या कहते हैं उसको, आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ना उसको। या फिर डिफरेंट आगे जाके मतलब हम एक्सिस निकाल लेते हैं वहां पे, वो वाली बात कर रहे हैं आप? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये की बात है कर कि रहे हैं मे भी। अगर हम इन एक्सिस की बात करें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आई हैट, जे हैट, के हैट है, तो ये ऐसे हम कहते सकते हैं कि इन एक्सिस पर मौजूद जो भी वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। इसी से फिर हम डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कि डायरेक्शन कोसाइन हम निकालते हैं। हाँ जी, कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड। यस। फिर हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कि इसकी, हमने ना प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट की। और फिर हमने ना इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात आती है कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है डॉट प्रोडक्ट की, कि जावेद भाई, जी जी। मुझसे ने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो एरो हेड नहीं लगाते, क्या वजह है? समझ नहीं आ रही? जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो एरो हेड नहीं लगाते, जो वो होते हैं क्योंकि हमारे पास उसमें जो है ना कंपोनेंट। वो हमें डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है मेरे ख्याल में, इस वजह से जो है वो हम एरो हेड हाँ, नहीं लगाते। ये भी पॉसिबल है, हाँ ऐसे ही। नहीं नहीं, बात ये है कि आप अगर इसकी ज्योमेट्री देखें ना, यहाँ पर ज्योमेट्री में सारा कुछ बताया गया कि हाँ जी। ये जो, ये देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि जो हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, जो सेकंड वेक्टर वो बी, जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसको यूं लिखते हम्म। हैं ए बी कोसाइन, कोसाइन एंगल यूं लिखते हैं। ये आप बात यही हाँ कर जी रहे हैं ठीक है। कि हम, आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एरो हेड क्यों नहीं लगाते? नहीं नहीं, जब हम, हाँ ये समझ लें आप। तो ये है ना, जब हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है, तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो ये यहाँ पर सारा प्रूफ यहाँ पर किया हुआ है, ये देखें, अभी देखते हैं हम कि, ये देखें, टू वेक्टर्स है हमारे पास, एक ओ ए है, और जो सेकंड वेक्टर है वो हमारे पास ओ बी वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे ही। अब ये देखें कि हमने इसको, जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर्स के कंपोनेंट x1 x2 x1 y1 z1 है, और
कोरेस्पोंडिंगली जो दूसरा बी वेक्टर है उसके टू टू कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो जब हमने ऐसे करना है, ये जो ए और बी के दरमियान जो वेक्टर है वो हमने कैसे निकालना है कि इनके जो कंपोनेंट है इनका डिफरेंस लेना है, कि x2 से x1 का, y2 से y1 का और z2 से z1 का। जैसे कि आप देखें कि हमने डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर, उससे हमने ये वेक्टर निकालना है। ऐसे ही। हाँ जी ऐसे ही। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसका जो हमने मेजर एंगल लिया है वो हमने थीटा लिया है, उसको हमने थीटा सपोज किया हुआ है। हाँ जी। अब आप ये देखें, हमने एक क्या पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है? लॉ ऑफ कोसाइंस ये कहता है अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं ना, आप क्या करें हाँ कि जी। उनके क्या है कि जैसे कि आप उसको ट्राइंगल बना लें और उन दो जो हमारे पास वेक्टर्स है उनका ए भी ले लें, जैसे हमने वो निकाला हुआ ऊपर इधर, हाँ। वो इक्वल, उसका ठीक हो गया। स्क्वायर इक्वल होता है पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल एंगल। दैट इज द बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है। तो इसी को जब हमने सिंपलीफाई किया, आप ये देखें कि जब हम माइनस टू इंटू ये वाला पोर्शन जब हम क्या लेके जाएंगे, जब हम इस पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो वो क्या हो हाँ जाएगा, जी वो पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा। जाएगा। और यहाँ पे भी इसके आगे दरबंदी हो जाएगा, वो ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि अब आप ये देखें, ये जो ओ ए है, अब ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या होता है? वो ये होता है कि फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, ये देखें, प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड हाँ कंपोनेंट का जी। स्क्वायर, और उनका ऊपर से स्क्वायर रूट होता है। लेकिन जब हमने स्क्वायर ले लिया तो फिर स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो चुका है, ये देखें। ठीक हो गया, ठीक है। और इसी तरह हमने जो सेकंड है वो लिया, फिर माइनस करके जो थर्ड वेक्टर है उसका भी हमने क्या लिया हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया हुआ है। तो इनको जब हमने सिंपलीफाई किया, अब आप ये देखें, जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस एक्स स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और इसी तरह जो वाई हाँ वन जी। स्क्वायर है ये माइनस वाई वन स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। इसी तरह जी वन स्क्वायर माइनस जी वन स्क्वायर से, और इसी तरह ये तीनों जो हैं ये भी इन तीनों से क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा तो ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, और ये वाली टर्म बचेगी। इन थ्री रिमेनिंग टर्म को हमने टू पर डिवाइड करना है। जब हम इनको टू पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली आ जाएगी टर्म। ऐसे अब ही आप ठीक ये हो गया। देखें कि अब ये टर्म क्या बताती है, ये टर्म हमें बताती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये जो हमारे पास ए और बी वेक्टर्स मौजूद थे ये है। तो इधर तो ए बी कोस कोस कोसाइन ऑफ एंगल थीटा था, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इस तरह से हमने फार्मूला निकाला ये वाला। ठीक हो गया। तो ये जब हम इसकी मेन ज्योमेट्री देखते हैं तो वहां से फिर हमें ये मिलता है। अब हम ये कहते हैं कि अगर इनके दरमियान क्या है कि एंगल अगर 90 का हो जाए तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हाँ होता है, ऑब्वियसली वो कार बैक की जीरो दे देगा तो वो जीरो। बिल्कुल ठीक वो है। जीरो हो जाएगा। और हाँ जी। फिर हमने बात की थी प्रोजेक्शन की। हाँ जी। जिसको प्रोजेक्शन की समझ आ गई थी वो बता दे मुझे। नहीं तो आज हम फिर दोबारा डिस्कस करते प्रोजेक्शन की, और आज हम इसके बारे में ये भी देखेंगे कि ये चीज रिजल्ट हमें कब मिलता है ये वाला। ठीक है, कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक, ठीक है, फिर हम ऐसे करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास ना क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे थ्री डी स्पेस ही अगर ले लें,
ये देखो। और अगर हम, क्या है कि अगर ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और ये तीसरा है, इसको अगर हम जी कंपोनेंट का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब बात ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई इसमें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई वेक्टर ले लेते हैं, अगर हम वेक्टर ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको हम आर का नेम दे देते हैं। अगर ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, इस पर अगर कोई यहाँ पर हमारे पास वेक्टर मौजूद है, उस वेक्टर को मैं दे देता हूँ कोई वेक्टर, यहाँ पर तो काफी सारे वेक्टर तो होंगे जो इस कंपोनेंट पर होंगे, कोई वेक्टर मैं उसको यू का नेम दे देता हूँ। यहां तक समझ आ गई मोहसिन भाई? और जब मतलब ये है कि ये जो वेक्टर आर है, इसका हमने प्रोजेक्शन ड्रा करना है इस वेक्टर यू पर। इसका प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रा करते हैं कि इसका हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं यू तक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लेंगे कि हम इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये ले रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ पर आया है, तो ये यू वेक्टर पर इसका हमने इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। ये हमने प्रोजेक्शन आर वेक्टर का गिराया है यू पर। तो ये जो हमारे पास अब यहाँ पर वेक्टर जो यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, वो भी तो एक वेक्टर होगा। तो अगर हम ऐसे करें कि ये जो यू है, इसको किसी नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाए अल्फा, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इस वेक्टर के इक्वल होगा। इसलिए जो यहाँ पर वेक्टर है उसको हम कहते हैं अल्फा यू। यार ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, ये जो आप लिख रहे हो, ये जो बता रहे हो ना, ये थोड़ा आप करो। बिल्कुल ही 17 नहीं हो पेज रहा। शो हो रहा है बस। 17 पेज की जो अपर दो लाइन है ना, वो शो हो रही है, उसके अलावा नीचे वाला पोर्शन शो नहीं हो रहा। जो मैंने अब तक ड्रा किया कुछ भी शो नहीं हुआ उसमें से। नहीं, कुछ भी शो नहीं हुआ। ओहो, पहले बाकी लोगों को बताते। पता नहीं है, मेरे पास। मैंने तो कहा शायद मेरा जो है वो नेट का मसला है, तो मैं इसलिए चुप रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ना दोबारा शेयर करता हूँ। अब आप बताएं, अब शो हो रहा है? हाँ जी अब शो हो रहा है। लो जी, दोबारा करना पड़ गया सारा कुछ। वैसे बता दो बस, थोड़ा सा कंसेप्ट हम खुद जोड़ चलो लेंगे मैं फिगर यहीं से पे। बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, बस ये तो हमारे बता पास दो। ना 3D स्पेस थी, उसके 3 एक्सिस थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ठीक है। जी अच्छी, ठीक हो और गया, हमने ठीक ना है। इसमें ना एक पोजीशन वेक्टर लिया था आर, ठीक हो गया। जो कि हमारे पास एक पॉइंट पी पर था विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ था। और फिर हमने ठीक हो ऐसे गया। किया है कि अब हमने ये कहा है कि इस एक्स एक्सिस पर भी काफी सारे वेक्टर्स पड़े होंगे। तो हमने ये कहा कि इस एक्सिस पर ना हम एक वेक्टर ले लेते हैं, जो कि उसको हमने यहाँ पर नेम दिया हुआ है, ये यू का नेम दिया हुआ है इधर, जो ये वाला वेक्टर है। ठीक है। और फिर हमने ऐसे किया कि हमने कहा कि ये जो आर वेक्टर है, इसका हमने प्रोजेक्शन गिराना है किस पर, यू पर। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। ठीक हो गया। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक हो गया। बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर एंड यू कहलाता है। और ये ठीक है। कैसे होगा? अब हमारे पास यू जो था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ज्यादा है इससे, जहां पर इसका प्रोजेक्शन आ रहा है। ऐसे ही है। अब अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें यू को कि वो यहां पर आ जाए, वो इसके इक्वल हो जाए, इस वेक्टर के, तो हम ये कह सकते हैं ये जो प्रोजेक्शन होगा वो अल्फा यू होगा। नहीं, आपने कहा है कि जो यू वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है आर की निस्बत, तो फिर भी हम यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यू के नहीं, बात कंपोनेंट्स ये को। है, आप मेरी बात सुने आप। मैं आपको एक ना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 6 है, ठीक है, अगर आपके पास हाँ 6 जी। नंबर छोटा है, अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 से छोटा ही आएगा ना ये।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अल्फा ही हुआ। ठीक है। अगर हम यू को अल्फा से अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ठीक है। इधर नहीं हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा? ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर हमने इक्वल करना है दोनों को, ठीक हो जी। गया। अब बात ये है कि जो हमारे पास अल्फा है ना, अल्फा, वो अल्फा हाँ जरूरी जी। नहीं कि वो ग्रेटर हो। अब हमें ठीक है। हमने वो फिक्स नहीं किया हुआ, लेकिन ऐसा अल्फा हमें मिल जाता है, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है। और एक तो वेक्टर, अब हमने ये जो इसका प्रोजेक्शन गिराया है, ये जो आर का, इसको कहते हैं डिकम्पोज करना। हमने इसको आर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर दिया। वो कैसे डिकम्पोज किया है? एक तो हमारे पास क्या कहते हैं कि मैं ब्लू लाइन से ड्रा करूंगा अभी। ये हमारे पास एक ये था वेक्टर, एक ये है, ये वाला अल्फा यू है। और दूसरा जो वेक्टर है वो हमारे पास ये वेक्टर जो खड़ा है, ये वाला, हाँ जी। ये है। ये भी तो कोई वेक्टर है। और बिल्कुल इसके बिल्कुल पैरेलल में ऐसे। ये वाला वेक्टर हाँ जी है। है ना? तो अब हम है। क्या, जब हम इसको अभी देखें, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये हाँ जी ऐसा अब ही है। ये है कि जो अब हमने बना के। आर को ना टू वेक्टर्स में डिकम्पोज कर लिया। एक हमारे पास अल्फा यू है, दूसरा हमारे पास, इसको हमने डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब यूं होगा कि ये जो हमने आर वेक्टर, इसको हमने डिकम्पोज कर लिया टू वेक्टर्स में। एक तो वेक्टर हमारे पास डब्ल्यू है, दूसरा हमारे पास अल्फा यू है। ठीक हो गया। जबकि ये जो अल्फा यू है वो इन द डायरेक्शन ऑफ यू है, क्योंकि वो यू के डायरेक्शन में ही है। ऐसा ही है। और ये जो दूसरा हमारे पास डब्ल्यू वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू दैट प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर में है वो डब्ल्यू। हाँ जी। ठीक है। तो इसको, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको हमने डिकम्पोज कर लिया। तो अब ये जो अल्फा यू है ये इसका कहलाता है प्रोजेक्शन। ठीक है। ठीक तो है। अब हम आते हैं कि अब हमने फार्मूला तो ये पढ़ा हुआ है कि ये वाला फार्मूला है। लेकिन प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा अल्फा यू इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू। ये प्रोजेक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है। अब प्रोजेक्शन है, उसको हम कुछ नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ ये पी है। ये प्रोजेक्शन हम्म। जो है ये पी है। प्रोजेक्शन किसका है? ये प्रोजेक्शन आर का है, जो कि हम यही ठीक वेक्टर हो गया। ले रहे हैं, आर माइनस डब्ल्यू ले रहे हैं, ये वाला। सही। तो लेकिन अब उन्होंने एक यहाँ पर रिजल्ट बताया हुआ है कि यही जो प्रोजेक्शन है ये कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। उनका कहना ये है कि एक हमारे पास लाइन है ए से लेकर बी तक। ये जो हमारे पास लाइन ठीक है। है ये ए से लेकर बी तक एक हमारे पास लाइन है ये। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहता है कि एक हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर वो कहता है ये है पी क्यू। दो पॉइंट्स के ठीक दरमियान है। एक वेक्टर है। ठीक है। जाहिर बात है कि इनके दरमियान में जो एंगल है वो कोसाइन ही है, क्योंकि अगर हम इसकी क्या कहते हैं कि ट्राइंगल अगर हम इसकी बनाए तो वो क्या हमें वो कुछ यूं यूं दे रहे थे। इनके दरमियान में जो यहाँ पर एंगल है वो कोसाइन है। ठीक हो गया। तो अब ये जो प्रोजेक्शन, अगर आप इस पर गौर करें तो हमारे पास ये एक वेक्टर था, ये वाला वेक्टर, ये इसका हाँ जी। प्रोजेक्शन हमने इस लाइन पर गिराया। यहाँ पर कोई वेक्टर था, इस लाइन पर हमने ये वाला हाँ जी। प्रोजेक्शन लिया हुआ है ये। ठीक है। ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो रिजल्ट बता रहा है कि क्या वो यहाँ पर प्रूव होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने क्या किया हुआ कि बताया हुआ है कि वो कहते हैं कि एक हमारे पास लाइन है ए बी। ड्रा हम्म। परपेंडिकुलर पी एल एंड क्यू एम, क्योंकि हमारे पास पी है, पी से लेकर एल तक हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और क्यू से लेकर एम सही। तक भी हमने ये दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये दो परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू का जो प्रोजेक्शन होगा ऑन ए बी इस लाइन पर, हाँ जी। वो प्रोजेक्शन वो क्या है? वो प्रोजेक्शन एल से लेकर एम तक का, जैसे हमने वहां पर कहा था कि वो प्रोजेक्शन यहां तक आ रहा था।
इसका हाँ जी, वो प्रोजेक्शन की अल्फा फिर लेंथ हमने यही लगाया एल था। से लेकर एम तक का, उसका मैग्नीट्यूड ये है। ठीक है। और ये जो एल और एम है ये दोनों फीट हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू पी एंड क्यू। अब पी से लेकर एल तक हाँ और क्यू से लेकर एम तक, तो ये जो एल है और एम है ये फीट इसके वो बता रहे इसके फीट हैं वो। ठीक है। अब हमने ऐसे करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एल एन, ठीक है। पैरेलल ठीक है। वो पी और क्यू के पैरेलल होगा एल एन। जरूरी नहीं कि हम वो ऊपर वाला वेक्टर ले, इसके पैरेलल भी वेक्टर ले सकते हैं कि दोनों के एंगल तो इक्वल ही है। समझ ठीक आ है। रही है? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ रही है। हाँ, हम ये वाला वेक्टर इसके अगर उसके पैरेलल ही ले रहे हैं ना दोनों के एंगल, तो आप एंगल ये ले लें चाहे एंगल ये ले लें, देखो पैरेलल है, हाँ ये जी। एंगल इक्वल है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। अब ये देखें कि ये अब लेकिन इसके ये करने से ना हमारे पास एक यहाँ पर ये ट्राइंगल, ये क्या कहते हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है जो कि पी क्यू एल एन है। हाँ जी, ऐसे ही है। इनको पॉइंट्स को जब हमने क्या किया, ज्वाइन किया। सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड पी क्यू। ये जो हमारे पास पी क्यू और ए बी लाइन है इनके दरमियान में एंगल वो कहता है कि थीटा है, उसको उसने थीटा का नेम दे दिया। बाकी हमें पता है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कोसाइन है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाँ जी। एल एम ओवर एल एन। अगर हम ऐसे करें, ये देखें ये एक ट्राइंगल है, तो हमारे पास जो cos थीटा होता है वो होता है बेस, बेस और हाइपोटेन्यूस होता है ये वाला। ये देखें ये जो बेस में है वो हमारे पास एल एम है, ये देखें। हाँ जी। और ये जो हाइपोटेन्यूस में है वो हमारे पास एल एन है, दोनों का मैग्नीट्यूड। एल एम है। अब ठीक है। आप ये देखें एल एम इधर रह जाएगा, cos थीटा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एल एन तो हमने देखा था कि वो पैरेलल टू पी क्यू था, तो वो पी क्यू के इक्वल ही है, तो हम उसकी जगह पी क्यू लिख बिल्कुल ऐसे सकते ही। हैं इधर। हम्म। और अब आप ये देखें कि उसने एल एम का जो मैग्नीट्यूड है उसने बराबर कर दिया पी क्यू इंटू ई हैट, उसने कर दिया है। अब हाँ हमने जी। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ना, वेक्टर यही वेक्टर ले लेते हैं एल एम, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये ये वेक्टर, सॉरी हम्म। सॉरी ये वेक्टर, चलो मैग्नी इसके नीचे मैग्नीट्यूड आएगा ना, तो इसके नीचे इसका यूनिट, इसी का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ये ई हैट है, ठीक है। इसकी समझ आ गई? हाँ जी। तो अब हम ऐसे करें कि अगर हम दोनों तरफ ई हैट से मल्टी डॉट प्रोडक्ट ले लें, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक बार रुके एक बार रुके, ऐसे नहीं होगा, मैंने गलत लिख लिया। इसका अगर कोई यूनिट वेक्टर उसको मैंने ई हैट का नेम दिया हुआ है, तो वो इक्वल होगा यही जो हमारे पास क्या कहते हैं कि ये पी क्यू जो वेक्टर है ये वाला, और नीचे इसका हाँ जी। मैग्नीट्यूड ये होगा। और अगर हम इस पी ठीक है। क्यू को उधर जाकर ई हैट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू ई हैट, और इधर है पी क्यू वेक्टर हमारे पास ये। और जब हम दोनों तरफ से डॉट हाँ प्रोडक्ट ले लेंगे तो ई हैट डॉट ई हैट वन हो जाएगा, हाँ जी। और उधर पी क्यू डॉट क्या हो जाएगा, ई हैट हो जाएगा। तो उन्होंने यही हमें बताया हुआ है कि ये पी क्यू डॉट ई हैट ही है इसका मैग्नीट्यूड। तो यही रिजल्ट है जो हमने ठीक है। क्या किया, प्रूव कर दिया। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मुझे लगता है कि कुछ और पढ़ लें। एक मिनट, जहाँ ये से तो पूछ अभी रहे वजह अब था। आप पढ़ा दें, ये तो कल वाला ही था। नहीं, फिर मीटिंग एंड होने वाले, मीटिंग फिर दोबारा लगानी पड़ेगी, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। कितना टाइम रहता है जी? अभी ना इसमें रहते हैं 5 मिनट। कोई मसला नहीं है, हम्म। 5 मिनट में पढ़ा दें, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दें। चलो ठीक है। अब हमने वेक्टर जो प्रोडक्ट लेते हैं इसको हम जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट उसको तो हम डॉट प्रोडक्ट कहते थे, क्योंकि उनका जो रिजल्टेंट रिजल्ट आता है ना वो हमारे पास एक स्केलर आता है। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट
ऐसा मतलब प्रोडक्ट दो वेक्टर का जिसके रिजल्टेंट एक वेक्टर है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नेम से जानते हैं। और ये प्रोडक्ट क्रॉस होता है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नेम से जानते हैं, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं यूं करके। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हो, एक हमारे पास u वेक्टर है और सेकंड हमारे पास v वेक्टर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिया करते हैं कि पहले हम इनके ऊपर क्या यूनिट वेक्टर लिखा करते हैं i हैट j हैट k हैट, और नीचे फिर फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, उसके नीचे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये फार्मूला है, ये है। ठीक हो गया। और अब हम इसके प्रॉपर्टी, अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में यूं है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन ए क्रॉस अच्छा, बी डॉट इक्वल हो डॉट सकता है होता बी है ना? क्रॉस ए। डॉट तो होता है। डॉट होता है, ये नहीं होता। हाँ जी, ये नहीं होता, ठीक हो गया। तो अब ये है कि अगर हम कोई से भी अगर दो वेक्टर ले लें, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो हमेशा जीरो होगा। और बाकी आई तो जब हम सिंगल वेक्टर था। यूनिट वेक्टर्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो आता है। एक अगर फिर यहाँ ठीक है। पर साइकिल दिया हुआ है, साइकिल बनाया, परमुटेशन बनाई हुई है कि अगर हम आई आई जे का ले लें तो वो के होगा, अगर जे के का ले लें तो वाई होगा, इसी तरह अगर के का आई से ले लें खत्म होगी क्लास? तो वो जे होगा। है जी। की नहीं आंदी ना। हैप्पी रूल की आंदी है। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो हमारे की पास वेक्टर की आंदी है क्या है? प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अच्छा, कि इसका तेरे नाले तेरे जो नाले लिखी हमारे नहीं पास है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अरे है, राइट। ये देखें, अगर आप इधर देखें तो ये वाला जो है ना, ये वाला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा, क्योंकि ये जो हमारे ठीक हो पास गया। फर्स्ट वाला है वो लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है और जो हमारे पास सेकंड वाला है वो राइट से ऑपरेट होगा, तो इसलिए उनको लेफ्ट और ठीक हो राइट गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम जानते हैं। और इनको ये सेटिस्फाई करता है जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, क्या कहते हैं कि अगर ए वेक्टर, एक बार अगर हमारे पास टू हाँ, वेक्टर्स डॉट और हैं। क्रॉस एक्सचेंज हो सकते हैं। जी। डॉट और क्रॉस एक्सचेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो चेंज हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये वाला, हाँ जी। ये हमेशा ऑर्थोगोनल होगा एक से भी और बी के से भी। मतलब अगर हम ये जो हमारे पास ये वाला इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, अगर हम इसका डॉट ले लें ए से तो वो भी हाँ जीरो जी। होगा, लेकिन अगर हम ऐसे ही, इसी हाँ का हाँ, डॉट ठीक ले है। लें बी से, वो भी इक्वल टू जीरो होगा। हाँ जी, ऐसा ही है। तो इनका अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर्स होते हैं ना दो,